नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। राजनीति कितने खतरनाक मोड़ पर आ गई है। राहुल गांधी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कुछ हो नहीं रहा। जो व्यक्ति धमकी दे रहा है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास खड़ा नजर आ रहा है। क्या देश ऐसे ही चलेगा? अभय दुबे जी से मैंने शानदार बातचीत की है। पूछा है कि इस जहरीली राजनीति का विकल्प क्या है, और पूछा है कि एआई सम्मेलन के नाम पर जो नाटक हुआ, उस नाटक से कितनी भारी फजीयत हुई। रोचक बातचीत है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपको सुन के बातें मजा आएगा। जरूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। 4PM न्यूज नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे एक बार बड़ा बुरा लगा था। राज मंत्री का दर्जा प्राप्त था एक आदमी को, और उसने मुझे मेल पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो मैंने वो उसकी शिकायत पुलिस में करी बाकायदा, कि जिसको राज मंत्री का दर्जा प्राप्त है वो मुझे मेरी हत्या करने की बात कह रहा है। तो कोई सड़क चलता गुंडा का है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, धमकियां तो मिलती रहती हैं। लेकिन जिसको राजमंत्री का दर्जा मिला हो वो ऐसे धमकी दे, तो मुझे थोड़ा खराब लगा कि क्या स्तर हो गया है। मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब मैं डरता डराता भी नहीं हूँ, पूरा देश जानता है। मतलब मैं आराम से घूमता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी मैं सुरक्षा कर्मी लेने की सपने में भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीजें फालतू की होती है, कोई किसी को बचा नहीं पाता है। कृष्णानंद राय इतने सारे एक सितारे से चलते थे, जब मौत आई तो उसमें भी मारे गए। तो मैं सरकारी सुरक्षा में कभी चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि राजमंत्री का दर्जा है तो कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, करणी सेना का आदमी। तो मेरे को हैरानी हुई कि खुलेआम नेता प्रतिपक्ष बड़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है हाउस में, वो उसको धमकी दे रहा है। फिर सुप्रिया श्रीनेत ने एक फोटो वायरल किया जिसमें वो लोकसभा अध्यक्ष के बराबर में खड़ा हुआ व्यक्ति है। ये देश किस मुहाने पे आ गया है। महात्मा गांधी की हत्या हमने भूली नहीं थी, ऐसे ही एक सिरफिरे ने एक बुजुर्ग आदमी के सीने पे गोलियां उतार दी थी। और कुछ मानसिकता के लोग, तुच्छ मानसिकता के लोग, गिरे हुए लोग आज भी नाथुराम गोडसे को याद करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो जो लोग याद करते हैं उनका अतीत किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को इस तरह जान से मारने वाले की धमकी देने वाला शख्स अगर ओम बिरला के पास खड़ा है तो और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या राजनीति अब इस स्तर तक उतर आई है कि इस तरह खुलेआम नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दी जाएगी? क्यों हो रहा है ये सब अभय जी? देखिए, इसके पीछे मेरे पास एक थोड़ा-सा ऐसा दृष्टिकोण है जो थोड़ा व्यापक किस्म का दृष्टिकोण है। मैंने भी इस विषय के ऊपर सोचा है। सवेरे से ही इसकी चर्चा चल रही है। मेरे और भी मित्रों ने मेरे साथ चर्चा में, सोशल मीडिया पर चर्चा में और व्यक्तिगत रूप से चर्चा में इस बात का ज़िक्र किया है। और कोई भी व्यक्ति इसको लोकतंत्र में विश्वास है, जिसको एक शिष्ट और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बहस में विश्वास है, मतभेदों को कायम रखते हुए हम लोग एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, इस उसूल में विश्वास है, उसे इसका बात का बहुत बुरा लगेगा और वो ये भी कहेगा कि भई जो आदमी इतनी हिंसा की धमकी दे रहा है, उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मतलब इतनी देर क्यों लग गई? धमकी निकलनी चाहिए थी मुँह से और जैसे ही वो सबके पास आई, तुरंत ही उसके खिलाफ पुलिस एक्शन हो जाना चाहिए था या उसके खिलाफ जाँच शुरू हो जानी चाहिए थी या कुछ तो होना चाहिए था मतलब जो है। लेकिन कुछ हुआ है इसकी कोई खबर नहीं दिखाई पड़ती। इसके पीछे मेरा मानना ये है कि जब से श्री नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है इस देश में, राजनीति में एक खास तरह की प्रवृत्ति पैदा हुई है और वो ये है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने हिंसा का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया है और जबकि हिंसा का अधिकार केवल आधुनिक जमाने में राज्य की संस्था के पास होता है। जो सरकार होती है वही कानून और व्यवस्था के नाम पर सामाजिक शांति बनाए रखने के नाम पर हथियारों का प्रयोग कर सकती है कानूनी रूप से और हिंसा कर सकती है, यहाँ तक कि मौत की सजा भी आ, सुनाई जा सकती है व्यक्ति को। लेकिन अब एक राज्य के समांतर बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो सक्रिय हो गए, जो खुलेआम हिंसा की धमकी देते हैं। कुछ लोग हाथ पैर घूंसे चाटे तमाचों के जरिए हिंसा की धमकी देते हैं, कुछ लोग लाठी डंडों के सहारे हिंसा की धमकी देते हैं, कुछ लोग पिस्तौल और बंदूक के सहारे हिंसा की धमकी देते हैं, कुछ लोग आग लगा देने के सहारे हिंसा की धमकी देते हैं और ये हिंसा की धमकियां दी जाती हैं और कभी-कभी इन धमकियों को लागू भी किया जाता है, हिंसा की भी जाती है।
आमतौर पर इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ राज्य की संस्था जिसके समांतर ये शक्तियां काम कर रही हैं, वो कोई बड़ी और गहरी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देती। ये एक आप देखिए आप अलग, और ये हिंसा की धमकी, चूंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये जत्थेबंद लोग हैं, यानी संगठित लोग हैं ये लोग। जैसे करणी सेना क्या है भाई? करणी देवी जो है, करणी देवी तो बहुत लोग जाते हैं राजस्थान में, तो करणी देवी के मंदिर भी जाते हैं। जो करणी देवी हैं, करणी माता हैं, करणी माता के नाम पर राजपूतों ने ये संगठन बना लिया है। उस वक्त ये संगठन प्रकाश में आया जबकि संजय लीला भंसाली ने वो पद्मावत फिल्म बनाई थी। तो उस वक्त ये संगठन प्रकाश में आया और बड़े पैमाने पर इस संगठन ने मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस संगठन के सदस्यों ने मीडिया मंचों पर खुलेआम कैमरे के सामने मारपीट की, गालियां दी उन्हें। कोई भी, जैसे करणी सेना का कोई बैठा हुआ है प्रवक्ता, तो वो गुस्से में उठता था और अपना विरोध कर रहे व्यक्ति की कुर्सी के पास जाकर, यानी एंकर बैठा हुआ है और वो एंकर को पार करके उसकी कुर्सी के पास जाकर जोर जोर से उसके ऊपर वहीं पे चिल्लाने, डांटने, धमकाने और मतलब वो करने लगता था। मतलब ऐसे कई वाकये हुए उस वक्त, मुझे याद है अच्छी तरीके से, आपको भी याद होगा। फिर भी मीडिया वाले कह सकते थे अब हम करणी सेना वालों को नहीं बुलाएंगे, लेकिन मीडिया वालों ने करणी सेना वालों को बुलाना जारी रखा और करणी सेना एक ऐसा संगठन बन गया जो कहीं भी किसी को धमकी दे सकता है, किसी के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से एक संघ परिवार के पास पहले से इस तरह का एक संगठन है, इसका नाम है बजरंग दल। बजरंग दल भी ठीक ठीक यही काम करता है। वो करणी माता के नाम पर बना हुआ है, ये बजरंगबली के नाम पर संगठन बना हुआ है। वो करणी माता को बदनाम कर रहा है और ये बजरंगबली का नाम, बजरंगबली की नाक नीची कर रहा है ये संगठन। इस प्रकार के बहुत से संगठन है देश में। एक कर्नाटक का संगठन है हिंदू सेना, राम सेना संगठन है, वो भी इसी प्रकार की गतिविधियां करता है। अच्छा, दूसरे ये संगठन तो बड़े बड़े हैं जिनके अभी हम लोगों ने नाम ले लिए। स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे संगठन बन गए हैं। अभी जब वैलेंटाइन डे था तो आपने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे पर तमाम 20-20, 22-22 साल के नौजवान हाथों में डंडे लिए हुए और केवल उनके एक भगवा स्कार्फ डाले हुए, ये लोग जगह जगह पुलिस का काम करते, कल्चरल पुलिस, सांस्कृतिक पुलिस का काम करते हुए घूम रहे थे। कहीं लोग इससे डर जाते थे, वहां ये लोग इन पर रुतबा कायम कर लेते थे। कभी कभी लोगों ने उनको दौड़ा भी लिया। बहुत सी जगहों पर ऐसे भी वीडियो आए, पता चला कि वो आए धमकी देने के लिए पर खुद ही वहां से चले गए, डर के मारे कि अब यहाँ पे हम पिट जाएंगे। लोगों ने उनके वीडियो बनाए, ये बनाए, वो बनाए, ये सब इस तरह का हुआ। अच्छा, ये सब बड़े पैमाने पर हो रहा है और राज्य की संस्था को चाहिए था कि इससे उसे मानना चाहिए था, उससे उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी कमजोर हो रही है। उसको इन संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन समस्या क्या है कि ये तमाम संगठन ये एक तरह की मिलिशिया बने हुए हैं, एक तरह के इर्रेगुलर आर्मी के तौर पर, एक अनियमित सेना और अनियमित पुलिस के तौर पर ये काम कर रहे हैं और इनको सत्ताधारी शक्तियां जो हैं वो प्रोत्साहित कर रही हैं। ये लोग दक्षिण पंथ का दबदबा कायम कर रहे हैं। इनमें सारे के सारे दक्षिणपंथी हैं और ये सारे के सारे लोग दक्षिण पंथ का दबदबा कायम कर रहे हैं। ये जब आपको धमकी देंगे, आपके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे, आपके घर पर पत्थरबाजी करेंगे, आपके ऑफिस में घुस जाएंगे, आपकी मेज कुर्सी तोड़ देंगे, आपको जान से मारने की धमकी देंगे, आपकी नाक काट लेने की धमकी देंगे, कुछ भी कर कहेंगे और करेंगे ये। जब इन्होंने, एक वो बंदा था जो जिम्नेजियम चलाता था, दीपक है, जब दीपक ने इन लोगों का मुकाबला किया, तो फिर वो दीपक को एक गैर भाजपा मीडिया ने और बुद्धिजीवियों ने दीपक को एक बड़ी सेकुलरिज्म की और हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल बनाकर पेश किया। लेकिन दीपक जैसे लोग एक आदि हैं, ऐसा खतरा कोई मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। और दीपक के लिए भी खतरा था, लेकिन वो तो इत्तेफाक से बच गया। अब दीपक के ऊपर हमला करने के पहले सब लोग सोचेंगे, मतलब ये बहुत मुश्किल बात है। ये पिछले 10-11 साल की बहुत बड़ी उपज है।
इससे पहले ये काम केवल बजरंग दल किया करता था, बहुत सारे बजरंग दल या बजरंग दल जैसे संगठन पैदा हो गए। और उसमें बहुत ही दक्षिणपंथी दायरे की जो महिलाएं भी पीछे नहीं है। बहुत सी महिलाएं बड़े खड़े होकर बड़ी अदा के साथ में कैमरे के सामने वक्तव्य देती हैं कि जो उसकी जीप काट के लाएगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगी। हमने देखा ना एक वो नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी के चित्र पे हाँ पिस्टल चलाते हुए बाद में वो खुद हत्या के आरोप में शायद जेल चली गई मैडम। हाँ वो महात्मा गांधी की हत्या गोली चला रही थी फोटो पे, खुद ही चली गई जेल की किसी की हाँ हत्या की साजिश में। हाँ मोहतरमा ऐसे मैं कई लोग लेकिन मैं बता पैदा रहा हूँ, सवाल ये है कि जिस वक्त वो गांधी जी की हत्या करने की एक्टिंग कर रही थी, हैं, उसी वक्त उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। बिल्कुल किया जाना चाहिए था, एकदम किया हाँ, जाना चाहिए था। वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज में एक्टर नहीं थी वो किसी फिल्म में एक्टिंग का काम नहीं कर रही थी, कोई डायरेक्टर के निर्देशन पे काम नहीं कर रही थी, वो स्वयं अपने निर्देशन पे ही काम कर रही थी। बिल्कुल देखिए ठीक मैं बात ये है, कह रहा सहमत। हूं कि ये जो हो रहा है इसके पीछे एक दक्षिणपंथी आतंक फैलाने का, दबदबा कायम करने का एक ख्याल है, एक योजना है। इसलिए इस प्रकार के संगठनों को जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? और उनके खिलाफ कभी पुलिस एक्शन नहीं होता। इनमें से अगर 2 लोगों को कसकर एक जगह पुलिस पकड़ के बंद बंद कर दे ठीक और कर दे, तगड़ा हाँ मुकदमा एनएसए। लगा कर दे, तो ये संगठन धरती के धरती से गायब हो जाएंगे, बिल्कुल ढूंढे नहीं मिलेंगे हाँ, संगठन। लेकिन हमने देखा एक दलित सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ आगरा में एक बड़ी रैली खेली करनी थी, उन्होंने हथियार लहराया, अखिलेश यादव की जीप काटने की धमकी दी। तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं। हमने तो वो भी देखा, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी गौर अख्तर, कथित गौर अक्षरों ने। जब वो जेल से निकल गया, उनको स्वागत किया गया कि हिंसा का एक माहौल तो पूरे देश में बढ़ा दिया गया। दूसरी खबर की तरफ चलता हूँ। एआई सम्मेलन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो नाम कमा दिया मोदी जी का, उनको पद्मश्री देना चाहिए। और पता चला कि गलगोटिया वाले जो मालिक हैं पहले भी फ्रॉड में जेल जा चुके हैं, इनके परिवार के लोग करोड़ों रुपए के फ्रॉड में। और मुझे तो ये भी पता चला कि इनको जमीन देने में भी आवंटन में बहुत करोड़ों रुपए का डील किया है उत्तर प्रदेश के आईएएस ने। तब गलगोटिया को गलत तरीके से नियम बदल के जमीन भी दी गई कॉलेज की। लेकिन गलगोटिया के बाद में दूसरी बात फजीहत बिल गेट्स की हुई। आप तो पहले ही कहते थे कि बिल गेट्स को बुलाना नहीं चाहिए था, एपिस्टीन का सबसे पक्का दोस्त था वो, घिनौना आदमी था, क्योंकि एक छोटी छोटी बच्चियों को शोषण मैंने कर रहा और था। हमारे मित्र अपने वरिष्ठ मित्र सुधीन भदौरिया के साथ मिलकर हम लोगों ने इस पे एक वीडियो बनाया था, उसको हजारों लोगों ने और देखा था। अब जो है वो बिल गेट्स नहीं आए। मजे की बात यह है कि जिस समय गोदी मीडिया बम बम कर रहा था, आज की क्रांति हो गई है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत के बाजारों में क्रांति हो गई। इस तरह की तमाम खबरें सुबह सुबह गोदी मीडिया की तरफ से चल रही थी। और मैंने उसी समय ट्वीट किया एक कि अगर जिस समय क्रांति हो रही है, पूरा देश देख रहा है भारत की तरफ, उसी समय शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, शेयर मार्केट नीचे आ गया, बाजार बहुत लाल निशान पे चला गया था। तो मैंने कहा कि ये कि अगर दुनिया में इतनी क्रांति हो रही है, भारत के बाजारों की तरफ देख रही है, तो सेंसेक्स और निफ्टी इतना गोता क्यों खा रहे हैं। दोपहर को 2 बजे मैंने ट्वीट किया था, लाल निशान से नीचे लगातार चला जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि आप फुल पेज विज्ञापन के छपवा दो अखबार में, लेकिन एक एआई का सम्मेलन किस तरह फजीहत भरा हुआ, कहीं लाइट कट गई, कहीं यूपीआई नहीं चल रहा, गलगोटिया की लाइट काट के भगाना पड़ा, बिल गेट्स नहीं आए, और कोई भी बड़े निवेश का ऐलान, कहाँ मेरे निवेश का ऐलान हुआ। सऊदी में हुआ था जब गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति, हजारों मिलियंस का हुआ, यहाँ पे कहाँ निवेश हुआ, कहाँ गलगोटिया और एमिटी जैसी यूनिवर्सिटी को प्रायोजक बनाया। मैं सोच रहा था इसरो टाइप के कोई वैज्ञानिक अनुसंधान वाले लोग भारत के होंगे, वो प्रायोजक होंगे, लेकिन गलगोटिया से प्रचार करा रहे हो, एमिटी से प्रचार करा रहे हो, इनकी खुद की कहानी खराब है। ये पूरा नाटक पे, इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए बंगलौर के एक एआई स्टार्टअप चलाने वाले थे, रोमिल रुंगटा। वो आए और उन्होंने इसमें जो एक्सपो लगी हुई थी, उस एक्सपो में उन्होंने 2.5 लाख रुपया दिया। 2.5 लाख रुपए का एक पेवेलियन था इस एक्सपो में। 2.5 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने एक पेवेलियन लिया और उस पेवेलियन में उन्होंने अपना जो एआई पे काम था वो उन्होंने प्रदर्शित किया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आए, रुंगटा साहब को बाहर खड़ा कर दिया गया। और अब रुंगटा साहब को प्यास लगी तो उन्होंने इधर देखा, तो सोचा कहीं कॉफी पी लें, कहीं कुछ पी लें। पता नहीं जितने भी फूड स्टॉल वहां बने हुए हैं वो भी सारे बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री वहां पे आकाश अंबानी के साथ में एआई महाभारत का मजा लेते रहे वहां पर। और रुंगटा जैसे बहुत से लोग जिन्होंने 2.5 लाख रुपया खर्च किया था, वो वहां पर धक्के खाते रहे।
जब एक पत्रकार ने रूंगटा से पूछा, रोमिल रूंगटा से पूछा कि अभी तक आपने एआई संबंधित क्या यहां पर विमर्श, क्या जानकारी आपने प्राप्त की, तो उसका कहना था कि मैं भी सोच रहा हूं कि अभी तक एआई से मेरा कोई यहां पर ताल्लुक हुआ कि नहीं हुआ। ये हालत है। देखिए, एआई जो है वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक क्षेत्र है। इसमें केवल हवाई बातें करने से काम नहीं चल सकता है, बिल्कुल। और ये बहुत महंगा मामला है। ये हर एक के बस, हर देश के बस की बात नहीं है एआई के क्षेत्र में हाथ डालना। लेकिन मोदी जी का मानना ये है कि वो किसी भी क्षेत्र में हाथ डाल सकते हैं। क्यों? किसी क्षेत्र में हाथ डालने के लिए उन्हें एक इवेंट ही तो करना है। किसी भी क्षेत्र में हाथ डालने के लिए उन्हें एक इवेंट ही तो करना है। उसके लिए कितनी बिजली चाहिए, कितना उसके लिए पानी चाहिए, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए। ये सब बड़ा विकट मामला है और ये भारत की सरकार और भारत के जो निजी पूंजीपति हैं, दोनों ही इस मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक सज्जन है विशाल सिक्का। विशाल सिक्का अमेरिका में एआई की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं। 2015 के आसपास इन्फोसिस ने विशाल सिक्का को अमेरिका से हायर किया, अमेरिका से बुलाया और इन्फोसिस का सीईओ बनाया अपने यहां। विशाल सिक्का ने आते ही उन्हें राय दी 2015 में कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्फोसिस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। नारायण मूर्ति की और नंदन नलकेनी की इन्फोसिस है, उससे बड़ी कोई कंपनी भारत में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। जब विशाल सिक्का ने उनको राय दी कि आप इसमें एआई में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे इसमें, नारायण मूर्ति और नंदन नलकेनी जैसे लोगों ने एआई में इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। या तो वो इसका महत्व नहीं समझे, मैं तो नहीं मानता हूं इसका महत्व नहीं समझे, मैं इतना नाकाबिल नहीं मानता हूं उन्हें। उन्होंने जरूर महत्व उन्होंने समझा होगा, लेकिन उन्होंने एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 2017 में विशाल सिक्का वो इन्फोसिस छोड़कर, उन्होंने 3 साल तक उसके सीईओ रहे, इन्फोसिस छोड़ के वो अपना अमेरिका वापस चले गए। इस वक्त वो वहां पे बहुत ही कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं और बहुत बड़ी हस्ती, पहले से भी ज्यादा बड़ी हस्ती बन चुके हैं। अब आप सोचिए कि जब 2015-16 में विशाल सिक्का इन्फोसिस वालों को ये राय दे रहे थे कि आप एआई में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, चीन ने 2017 में जब विशाल सिक्का यहां से छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त इन्वेस्टमेंट शुरू किया एआई में। आज चीन अमेरिका में एआई के बाद दूसरे नंबर की ताकत है। अमेरिका के पास के 40 मॉडल हैं, ये चीन के पास 15 मॉडल हैं और दुनिया में और कोई दूसरा देश चीन के आसपास कहीं फटक नहीं रहा है। चीन के पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है कि चीन ने अमेरिका की उन कंपनियों को जो कि जीपीयू चिप बनाती हैं एआई का, उसमें 2 मिलियन 20 लाख चिपों का ऑर्डर दे रखा है उनको, जबकि उनके स्टोर में केवल 7 लाख चिप हैं बने बनाए। उनके पास है नहीं इतने चिप, इतना चीन ने उन्हें ऑर्डर दे रखा है अब चिप्स का। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि चीन को हम वो वाले चिप देंगे ही नहीं कभी, वरना वो हमसे एआई में आगे निकल जाएगा। और उन्होंने चीन को वो वाले चिप, टॉप मोस्ट चिप देने पे पाबंदी लगा दी अपने, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि एआई पे उसकी जारीदारी रहे। तो फिर लेकिन दूसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण चिप है, उस चिप को देने की इजाजत दे दी। तो चीन ने उसका भी 2 मिलियन का ऑर्डर ठोक दिया चीन ने। तो मैं बता रहा हूं, इस तरह एआई जो है प्रति मिनट आगे बढ़ रहा है, प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, प्रति सप्ताह आगे बढ़ रहा है, प्रति महीने आगे बढ़ रहा है एआई। एआई किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान अगर 3 साल बाद, 4 साल बाद एआई में इन्वेस्टमेंट करने और एआई में कुछ करने की स्थिति में होगा, तब तक एआई की दुनिया कहीं की कहीं पहुंच चुकी होगी और उसने एआई के जरिए दुनिया को बदलने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया होगा। हिंदुस्तान की सरकार को पता ही नहीं होगा और एआई के जरिए उसका सब कुछ बदल चुका होगा। इसके लिए यहां तक कहा जाता है कि भारत सरकार को इस बात का पता ही नहीं होगा कि कोई और शक्ति जाके भारत सरकार को नियंत्रित कर रही है और संचालित कर रही है, जिसके बारे में उसे नहीं पता है, और वो एआई के जरिए ये सारा काम कर रही है। मोदी जी लेकिन उस वक्त भी हस्तक्षेप कर पाएंगे, वो एक इवेंट कर देंगे उसके ऊपर, इवेंट में गलगोटिया बुला बड़ा देंगे, इवेंट कर देंगे। इवेंट करने में कोई मुकाबला नहीं है।
वो इवेंट करने के सम्राट हैं। अगर दुनिया में विश्व युद्ध हो रहा हो तो मोदी जी विश्व युद्ध में एक इवेंट कर देंगे, तो फिर कहेंगे भारत ने विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया, उसने विश्व युद्ध के डिस्कोर्स के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और गोदी मीडिया इस प्रकार से उनका कीर्तन करेगा। सही बात है। बड़ी बड़ी लोगों की फजीयत हुई है। एक नफरती पत्रकार है शुभांकर, वो जो तेल बेचने के दवाइयाँ होती हैं, यौन शक्ति बढ़ाने की दवाइयाँ होती हैं, उसका प्रचार करते हैं। एनडीटीवी पे एक शो ले लिया कचहरी, उसकी व्यूअरशिप आती है 2-2.5 मैंने शो कर दिया कि ये इनको बड़े राहुल कमल बड़े शान से लाए हैं, इनकी तो खुद की बैंड बजी हुई है, 2000 व्यू आ रहे हैं एनडीटीवी पे, तो उनका शो हटा दिया गया, फिर 11:30 कर दिया गया। वो भाई साहब जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रचार कर रहे थे कि मैं वहां का पढ़ा हुआ हूँ, गर्व है। अब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या है? जब अब जिस वक्त गलगोटिया नरेंद्र मोदी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, अगर लेकिन दोहराना भी जरूरी होता है कुछ बातों को। जिस वक्त नरेंद्र मोदी 2024 की चुनाव प्रचार के दौरान ये सब कह रहे थे ना कि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो मुसलमान आपकी टोंटी निकाल ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र, आपके घर का मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके घर का एक कमरा उनको दे दिया जाएगा, आपको मिलने वाला आरक्षण आधा उन्हें दे दिया जाएगा, ये सब जो कह रहे थे, उल जलूल बातें कर रहे थे, उनका चारों तरफ मजाक उड़ रहा था। उस वक्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ में बैनर लेके प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है वैसे, वो हाँ, वीडियो वायरल हो आप रहा इससे अंदाज लगाइए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या है। क्या है। आज मुझसे मेरी पत्नी पूछ रही थी कि इन लोगों ने सोचा नहीं कि ये लोग पकड़ जाएंगे, ये लोग जो चीनी कुत्ता लेके आए, मतलब जो है चीन का रोबो डॉग लेके आए, इनको एहसास नहीं था इस बात का कि इनकी ये तिकड़म जो है वो पकड़ जाएगी। वास्तव में बड़ा 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 दिलगुर्दा चाहिए इस प्रकार की हरकत करने के लिए। मैं वो बता रहा था ना कि वो निर्लज्जता चाहिए। उस समय में मैं आपको बता रहा था कि शुभांकर ने बड़े शौक से, हम गलगोटिया का स्टूडेंट हुई हूँ। अब कल गलगोटिया ने ब्रांडिंग करने के लिए शुभांकर का फोटो लगा दिया, देखिए हमारा स्टूडेंट है, ये पत्रकार है। वो कल कह रहा है कि मेरे को मतलब नहीं है, वो सुबह से ब्रांड हो रहा है कि तेल बेचने वाला, यौन दवाएं बेचने वाला गलगोटिया से कैसे पूछे छुड़ा रहा है। गजब गजब कहानी चल रही है। इधर उत्तर प्रदेश में कहानी और चल रही है। शंकराचार्य को अवैध घोषित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और ब्रजेश पाठक खुल के मोर्चा संभाला है। उनको लग रहा है उनकी ब्राह्मण राजनीति चली जाएगी। 100 या 101 बटुक ब्राह्मणों को उन्होंने आज घर पे कल बिठाया, लाइन से उनके चरण छुए, भगवान बताया उनको, लाइन से फोटो, वो वीडियो वायरल हो रहा है, और कहा कि ये तो देवता का रूप है। इस तरह की चीजें उन्होंने करी, खुला मोर्चा कह दिया, पाप किया जिसने ये किया। बड़ा सवाल यह कि अफसर तो सस्पेंड हुए नहीं, योगी जी ने बटुक को भी चोटी खिंचाई, उन पर तो कुछ हुआ नहीं। अब ब्रजेश पाठक 100 लोगों का नाश्ता खाना खिलाएं, चरण छुए या 1000 बटुकों के छुए, जिनकी चोटी खींची, जिनने खींची, उन पे तो कुछ हो नहीं पा रहा। तो क्या ब्रजेश पाठक को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? ये बात सही है कि सरकार योगी जी के हाथ में है, और ब्रजेश पाठक या केशव देव मौर्य की हैसियत नहीं है कि ऐसे किसी अफसर को सस्पेंड कर दें। इसको योगी जी सस्पेंड नहीं करना चाहते। योगी जी उसका सस्पेंशन हटा देंगे, पलट देंगे उसका, इसलिए वो लोग ये हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योगी के खिलाफ वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब मोहन भागवत लखनऊ गए तो योगी जी से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री भी उनसे मिले, अलग अलग मिले, अलग अलग मिले, तो उन्होंने भी अपनी बात कही होगी जाके, ऐसी बात थोड़ी ना। निश्चित कही होगी। तो आप और दूसरी ये है कि मोहन भागवत ने फिर बाद में ये वक्तव्य दे दिया कि यूजीसी की जो इक्विटी नियमावली है, उस नियमावली को सब लोगों को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। जो लोग दबे हुए हैं उनको झुककर उठाना हमारा कर्तव्य है। तो वो तो जो ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी वाला पक्ष है, उसके पक्ष में बयान दे गए मोहन भागवत। अब सवाल इस बात का है कि अब आप ब्राह्मणों की राजनीति, ठाकुरों की राजनीति, बनियों की राजनीति, भूमिहारों की राजनीति, कायस्थों की राजनीति उत्तर प्रदेश में कैसे करेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ी हस्ती जो है ना, वो तो इक्विटी नियमावली के पक्ष में बयान दे गई। ठीक बात है, राजनीति बहुत बढ़िया बढ़िया रूप में सामने आ रही है। जवाब ही नहीं है। बहुत मामला, ये पूरा मामला जो है कि जातियों का समीकरण कैसे बनाया जाए, ये बहुत पेचीदा मामला है, और इसके अंदर बड़े दांव घात और चालबाजियां हैं इसके अंदर। बहुत अब इसके पीछे ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट उस नियमावली को लागू नहीं होने दे रहा। अब आप सुरक्षित रूप से उस नियमावली के पक्ष में बयान दे सकते। सही बात, क्योंकि आपको पता है कि वास्तव में नियमावली लागू नहीं होने जा रही, तो कुछ भी बयान दे दीजिए। बयान जमानी तो हिलाना है, क्योंकि असली झंझट तब होगा जब चीज लागू होगी। लागू होनी नहीं है।
हाँ, तो उन्होंने उसके पक्ष में, हम उसके पक्ष में खड़े हुए ताकि बाद में कोई कहे हमने समर्थन किया था भई आपकी नियमावली का। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो यही यही बहुत तरह की नाटकबाजियाँ इसके अंदर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।